नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 मियां नसरुद्दीन पढ़ेंगे। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। सबसे पहले हम कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1925 में गुजरात में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनको कुछ प्रमुख सम्मान भी मिले थे। साहित्य अकादमी सम्मान मिला था इनको। हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोगों में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। अब हम इस पाठ का सार देखेंगे। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला को, उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इस पाठ का मुख्य पात्र मियां नसरुद्दीन है। मियां नसरुद्दीन 70 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध नानबाई हैं। नानबाई का अर्थ होता है तरह तरह की रोटियां बनाने वाला। मियां नसरुद्दीन ने इस पेशे को अपने खानदान से ही ग्रहण किया था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनके परिवार में इस पेशे को अपनाते जा रहे थे। मियां नसरुद्दीन ने भी अपने पिता से इस पेशे को अपनाया। इनकी दुकान पर 56 तरह की रोटियां बनती थी, इसीलिए मियां नसरुद्दीन जो है वह प्रसिद्ध थे। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। मियां नसरुद्दीन साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। लुफ्त का अर्थ होता है मजा, मसीही अंदाज का अर्थ होता है कुशल कारीगरी। अब यहाँ पर लेखिका अपने साथी से कह रही हैं कि यदि हम उस दिन दिल्ली के मटिया महल की तरफ नहीं जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार प्रतिभाशाली लोग जो अपने अपने हुनर से चहल पहल जिन्होंने मचा रखी, उनको कैसे देख पाते और उन्हीं के बीच में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो हम पहचानते और कैसे उनकी कुशल कारीगरी का हम मजा उठा पाते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गठैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत का मतलब होता है बिल्कुल मामूली सी दुकान, अंधेरी सी
दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। तो हमने देखा कि मटिया महल के गठैया मोहल्ले में हम जब गए तो हमने देखा कि एक बिल्कुल मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट का अर्थ होता है पट पट की आवाज़ में आटे का ढेर जो था उसे पानी डालकर बहुत से लोग जो है मल रहे थे उसे और सन रहे थे। सोचा सेवैया की तैयारियां होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। फिर हमको किसी ने बताया कि हम ये खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान के बाहर खड़े हैं और ये मियाँ नसरुद्दीन जो है 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने जो अंदर जाका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार से पका चेहरे का आशय होता है कि जीवन में गहरे अनुभवों की झलक उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आंखों में काइया भोलापन, काइया का अर्थ होता है चालाकी, और उनकी चालाकी भरा भोलापन उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। और पेशानी, पेशानी का अर्थ होता है माथा पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, और उनके माथे पर कुशल कारीगरी के तेवर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हमें गाहक समझ, गाहक का अर्थ होता है ग्राहक, गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और वह बोले फरमाइए, झिझक से कहा। फिर लेखिका ने उनसे झिझकते हुए कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। तब फिर घूर कर देखा लेखिका की और नसरुद्दीन ने और जोड़ा, मियाँ कई अखबार नवीस तो नहीं है। अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार। फिर उन नसरुद्दीन ने लेखिका से पूछा, कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं? यह तो खोजियों की खुराफात है, अर्थात पत्रकार लोग जो होते हैं वे खोजी होते हैं, है ना, दूसरों की खोज खबर लेते रहते हैं। खुराफात का अर्थ होता है शरारत। ये तो उनकी शरारत होती है कि लोगों की खोज खबर लेते हैं, उनकी जानकारियाँ लेते रहते हैं और अखबार में बड़ा चढ़ाकर उन्हें छापने को दे देते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि हम तो जो अखबार बनाने वाले लोग हैं और जो अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही हम निठल्ला यानी खाली समझते हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं है, दूसरों की खोज खबर लेते रहते हैं और अखबार में बड़ा चढ़ाकर छापते हैं, और पढ़ने वाले के पास भी कोई काम नहीं होता है जो बैठकर उन अखबारों को पढ़ते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, अर्थात वे स्वयं के बारे में कहना चाहते हैं कि हम लोग तो बड़े कामकाजी हैं, काम करने वाले लोग हैं, हमको इनसे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म का अर्थ होता है शिक्षा या ज्ञान। फिर लेखिका ने पूछा कि आप 56 तरह की रोटियां बनाते हैं, ये 56 तरह की रोटी पकाने का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, ये आपने कहाँ से हासिल की। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर का अर्थ होता है तन कर, है ना, क्रोध में बोले, क्या मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? हम नान भाई लोग जो हैं वह रोटी बनाने की शिक्षा लेने के लिए कहीं और जाएंगे क्या? नगीना सास के पास, क्या आईना सास के पास, क्या मीना सास के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली के से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। देखो, नान भाई को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि नान भाई जो है ये रोटी बनाने का इल्म लेने के लिए, ज्ञान लेने किसी और के पास थोड़ी ना जाएगा। फिर उनको गुस्से में उन्होंने कहा, क्या नान भाई नगीना सास के पास जाएगा? नगीना सास यानी नगीना गढ़ने वाले लोगों के पास जाएगा। आईना सास का अर्थ होता है दर्पण बनाने वाले लोगों के पास जाएगा। मीना सास का अर्थ होता है जो सोने चांदी पर मीनाकारी का कार्य करते हैं, तो मीना सास के पास जाएगा। या रफूगर जो कपड़े का रफू करते हैं, फटे हुए कपड़े को रफू करते हैं, रफूगर के पास। रंगरेज जो कपड़े को रंगते हैं, क्या उनके पास जाएगा? तेली के पास जाएगा। या तंबोली का अर्थ होता है पान लगाने वाला, पान लगाने वाले के पास जाएगा। फिर मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि भाई उस लेखिका को कि आपने ये क्या फरमा दिया, फरमाना का मतलब कह दिया कि तुमने ये क्या कह दिया, हम यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। फिर उन्होंने कहा कि ये तरह तरह की रोटी बनाने का कार्य तो हमारा खानदानी पेशा है जिसे मैंने अपनाया है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। वालिद का अर्थ होता है पिता।
कि पिता ही मेरे उस्ताद थे यानी गुरु थे और उन्हीं से ही सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार कर लेंगे। अख्तियार का अर्थ ना अपनाना, अख्तियार करने का अर्थ होता है अपनाना। हम घर से बाहर इसलिए नहीं निकले कि हम कोई दूसरा पेशा न अपना ले, इसीलिए हम घर से बाहर ना निकले। और इसीलिए हमने अपने पिता से ही तरह तरह की रोटी बनाने का हुनर सीखा है और उसी को हमने अपनाया है। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आप बैठे उन्हीं के ठिए पर। वालिद का अर्थ पिता होता है, मरहूम का अर्थ होता है स्वर्गीय, ठिए का अर्थ होता है गद्दी या बैठक। देखिए इन्होंने बताया, मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को, कि ये हमारे बाप दादा का हुनर था, यानी कि तरह तरह की रोटी बनाना का कार्य हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बाप दादा का हुनर था और उन्हीं से मैंने ये हुनर सीखा है ना, तरह तरह की रोटी बनाने का कार्य सीखा है। और जब मेरे पिता स्वर्गीय हो गए तब मैंने उनकी गद्दी संभाल ली। अर्थात ये तरह तरह की रोटी बनाने का कार्य जो है वो हमारा खानदानी पेशा है, बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है और उसी कार्य को मैंने अपनाया है। आपके वालिद, फिर लेखिका ने पूछा, आपके पिता? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? अर्थात उन्होंने कहा कि तुमने पिता की बात मेरे सामने करी तो मेरी आंखों के सामने मेरे पिता का चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान भाई गठैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान भाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? फिर लेखिका ने आगे पूछा कि चाहे आपके पिता हैं चाहे दादा हैं, इन्होंने आपको कोई तो सीख दी होगी, उन दोनों की में से किसी की भी कोई सीख याद हो तो वो बताओ। नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, फिर नसरुद्दीन ने कहा लेखिका को कि नसीहत यानी कोई हमें नसीहत दे दे, यानी सीख दे दे, शिक्षा दे दे, तो उनसे हम कोई कार्य नहीं सीख सकते। काम तो करने से आता है, नसीहतों से नहीं। यानी काम तो व्यक्ति जब अपने हाथों से करेगा तभी उस कार्य को सीख पाएगा। केवल किसी के द्वारा कोई सीख देने से कोई कार्य सीखा नहीं जाता। बजा फरमाया, बजा का अर्थ होता है सही, फरमाया का अर्थ कहा। फिर लेखिका ने कहा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी से 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, उस्ताद का अर्थ होता है गुरु, कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। ये देखिए फारसी लिपि के अक्षर हैं। यानी बच्चा, जब छोटा बच्चा विद्यालय जाता है तो गुरु जैसा उसको शुरू में जो अक्षर उस ज्ञान उसको देता है और जो बुलवाता है वही बच्चे को बोलना होता है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, धरना का अर्थ होता है मारना, तो शागिर्द चुपचाप परवान करता है। देखिए इस बीच यदि गुरु जो है उसके सिर पर मारता है तो शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, परवान चढ़ना का अर्थ होता है उन्नति की ओर बढ़ता है। तो शिष्य जो है वह चुपचाप उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहिब को आवाज़ दी उन्होंने और कहा, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। फिर लेखिका को मौका मिल गया। लेखिका ने फिर प्रश्न किया, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? बाबत का अर्थ होता है बारे में, अर्थात आप दूसरी पढ़ाई के बारे में भी तो कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरे में। हम पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? जमातों का अर्थ होता है कक्षाओं का। क्या हुआ उन 3
किलाशों का। देखिए, अब मियां नसरुद्दीन ने एक उदाहरण के द्वारा लेखिका को बात समझाना चाहा कि बच्चे को यदि कच्ची पहेली में न बैठाया जाए, पक्की पहेली में भी नहीं बैठाया जाए और दूसरी में भी न बैठाया जाए, सीधे तीसरी कक्षा में बैठा दिया जाए तो पिछली 3 कक्षाओं का क्या होगा, ऐसा प्रश्न उन्होंने लेखिका के ऊपर दागा, यानी लेखिका से पूछा। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। फिर लेखिका को ये ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन ने ऐसा प्रश्न किया है तो इसका उत्तर भी वे खुद ही देंगे, पर वह तो हम ही पर दागते रहे, यानी हम ही से पूछते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। फिर लेखिका ने उनसे कहा, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम बट्टी बनाना न सीखते, बट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? उनके कहने का अर्थ होता है कि कोई भी बच्चा यदि तीसरी कक्षा की पढ़ाई कर रहा है तो उससे पहले उसे कच्ची पहेली भी पढ़ना होगा, पक्की पहेली भी पढ़ना होगा, पहली दूसरी क्लास भी पढ़ना होगा, तब जाके वह तीसरी क्लास की पढ़ाई को समझ सकता है। उसी तरह से इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने ये समझाना चाहे कि हमने भी सबसे पहले बर्तन धोना सीखा, फिर हमने भट्टी बनाना भी सीखा, फिर भट्टी को आंच देना सीखा, तब जाकर हमने नान भाई के हुनर को सीखा है। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंझे अंदाज में कहा, मंझे अंदाज का अर्थ होता है कुशल तरीके से उन्होंने कहा। कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, यानी शिक्षा भी बड़ी चीज़ होती है। कहने का आशय उन्होंने क्या लिया है कि काम के हुनर के संबंध में उन्होंने कहा है कि शिक्षा गुरु से मिलती है, लेकिन उस शिक्षा को पक्का करने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। देखिए, पहले तालीम का अर्थ शिक्षा है, दूसरे तालीम का अर्थ है अभ्यास। यानी गुरु तो हमें शिक्षा देता है, किंतु उस शिक्षा को पक्का करने के लिए, है ना, जीवन में अपनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी हुनर को मेहनत और अभ्यास से ही सीखा जा सकता है।